अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत जो दिल्ली में लगभग 10 साल से मुख्यमंत्री थे वो हार जाते हैं। उनके जो एक शिक्षा मंत्री होते हैं मनीष सिसोदिया, वो चुनाव हार जाते हैं। बड़ी टीम उनकी जो थी वो चुनाव हार जाती है। और आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि आतिशी की जो लड़ाई थी कालका जी पे, वो रमेश बिदूड़ी से कहीं ना कहीं पर्सनल लड़ाई थी। और वो जीतने के बाद उस जीत को इस तरह से सेलिब्रेट कर रही थी कि मानो आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें न जीतकर पूरी 70 विधानसभाओं पर जीत दर्ज कर दी हो। क्योंकि जब नेक टू नेक लड़ाई चल रही थी, 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे थी और 37 सीटों पर बीजेपी आगे थी, तो कहीं ना कहीं एक जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी के कार्यालयों पर भी बनना शुरू हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक एग्जिट पोल आता है जिसमें लगातार दिखाया जा रहा था कि 50 प्लस सीटें हैं, 45 प्लस सीटें हैं, तो वो कहीं ना कहीं सब सही साबित हो गए। इसको लेकर संजय सिंह ने भी एक बयान दिया था कि एग्जिट पोल करने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं, ये मसाज करने वाली, इस्पा करने वाली, इन पर यकीन ना किया जाए, 8 फरवरी का इंतजार किया जाए। और 8 फरवरी को जब रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल वही आते हैं जिस तरह के एग्जिट पोल किए गए थे। मेरे साथ इमरान अंसार मौजूद हैं। आपने ट्विटर पर काफी देखा होगा, काफी क्रिटिक्स करते हैं, काफी बातें लिखते हैं और इन पर मुकदमे भी हुए हैं और मुकदमे भी इन्होंने कौम के लिए आवाज उठाई है, तब इन पर मुकदमे हुए हैं। आज चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इमरान भाई, पूरा जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव रहा है, इसको कैसे देखते हैं? आखिर क्या ऐसी कमियां थी जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है 67 सीट जीतने के बाद, 62 सीट जीतने के बाद इस तरह इतनी बुरी तरीके से चुनाव हार जाती है? देखिए, एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि आम आदमी पार्टी का जो वजूद आया था 2012 के मूवमेंट के बाद, तो उनका वजूद था कि हम बदलाव लाएंगे, हम एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, हम लोकपाल लेकर आएंगे। इस टाइप के उन्होंने गुलदस्ता बना के दिखाया था कि देखिए इतना खूबसूरत सा गुलदस्ता लाएंगे। उन्होंने कहा यमुना को साफ करेंगे, लोक कल्याण की बातें करेंगे, लोगों को सुविधाएं देंगे। हो सकता है कि एक दो उन्होंने ऐसे काम किए हों, मगर अमूमी तौर पर अगर दिल्ली की बात को देखेंगे तो इस पूरे 10 साल की सरकार और उससे पहले वाली भी जो 49 दिन की सरकार थी, सबको मिला लेंगे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी सरकार और भाजपा केंद्र सरकार और एलजी, इन तीनों के टकराव की वजह से यहाँ पर कोई काम नहीं होता था। यमुना के मामले में आपको पता होना चाहिए कि उस मामले में इनके तरफ से कोई काम नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जितना मर्जी ढिंडोरा पीट लीजिए, फ्री पानी का, पानी आज भी कई इलाकों में नहीं पहुंचता है। लोग 4-4, 5-5 दिन तक इंतजार करते हैं। ये सब चीजें तो हुई सुविधाओं को लेकर। असल मुद्दा ये था कि लोग जो नाराज थे वो इसलिए भी थे कि आपकी पॉलिटिक्स एकदम वो हिंदू मुसलमान वाले पैटर्न पर, सॉफ्ट कॉर्नर पर चली गई थी। लोग सोचते थे कि आप हिंदू मुसलमान वाली राजनीति से दूर रहोगे, मगर आप उसी राजनीति को फॉलो करने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो समुदाय अंधा यकीन करने लगे थे इस पार्टी के ऊपर, मुसलमान और दलित। आप पिछले 2 चुनाव उठा के देख लीजिए, जो 12 सीटें आरक्षित है दलितों के लिए, सभी अरविंद केजरीवाल जीते थे। जो मुसलमानों की 6 सीटें जहां पर वो बहुल है, वो अरविंद केजरीवाल जीतते थे। उसके अलावा जो 10 सीटें हैं जहां पर मुसलमान 15 से 30% है, वो अरविंद केजरीवाल जीतते थे। मगर जब काम करने की बात आती थी, जब आवाज़ उठाने की बात आती थी, जब लगता था लोग कि हमारे समर्थन में आएंगे, तब ये खामोश रहते थे। चाहे मरकज की बात करिए, चाहे दूसरे बात करिए। वो अलग बात है कि इस चुनाव में भी मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने झोला भर के, बोरा भर के इन्हीं को वोट देकर आए। जी, आपने ओखला विधानसभा को बहुत करीब से देखा है। अमानतुल्लाह खान जीत के आते हैं, एक रैली निकलती है, और मैंने जब कल वीडियो किया था, मैंने तमाम लोगों को एक बात बताई थी कि अमानतुल्लाह खान ने ये चुनाव जो जीता है अपनी शख्सियत पे चुनाव जीता है। पहला चुनाव जीत जाते हैं, आम आदमी पार्टी की लहर में जीत जाते हैं। दूसरे चुनाव में उन्हें फायदा हो जाता है सीए एनआरसी को लेकर। लेकिन तीसरा चुनाव जहां पर अरविंद केजरीवाल खुद अपनी जो विधानसभा है उसको नहीं बचा पाते, नई दिल्ली से 3000 प्लस वोटों से हार जाते हैं। अमानत साहब जब जीत के आते हैं तो वो कहते हैं कि वो जो बाहर से बात हुई, उन्होंने सबको मुत्तहिद कर दिया और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है वो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हुई। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूँगा कि ये चुनावी जीत अमानतुल्लाह खान की पर्सनल जीत नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, अमानतुल्लाह खान आखिरी तक एक बात प्रोपोगेट करते रहेगी, मुझे वोट दे दो वरना भाजपा आ जाएगी, मुझे वोट दे दो वरना भाजपा आ जाएगी। जो भाजपा हराने की डुगडुगी थी वही बजाते रहे। अगर आप 10 साल से सिटिंग विधायक हो, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हो, आपने इलाके में इतना ही काम करवाया है, इसको लंदन पेरिस बना दिया था, तो आप मांगते ना वोट, कहते कि मैंने देखिए कितने
मैंने रोड बनाए हैं, आप बोलते कि देखिए मैंने कितना पानी की लाइन बिछा दी, मैंने सीवरेज बिछा दी है, मैंने आपके लिए ये कर दिया, मैंने बुलडोजर रुकवा दिया, आपने किसी चुनावी रैली में उनकी इस बात को नहीं सुना होगा। शुरू होते थे ओवैसी साहब को गाली देने से और खत्म करते थे कि भाजपा आ जाएगी, मुझे जिता दो, भाजपा का मनीष यहाँ से जीत जाएगा वरना मुझे जिता दो। दूसरी बात, यहाँ पर लोगों के उनको असल टेंशन किस बात की थी, ओवैसी साहब इस पूरे चुनाव के मेन फेस के तौर पे नहीं थे। मामला यहाँ था कि उन्हीं के गांव का एक आदमी जो सीए के आंदोलन की वजह से पिछले 5 साल से जेल में बंद है, जिसने मुसलमानों के लिए आंदोलन करने की वजह से अपने घर परिवार को बेबसी की हालत में छोड़ रखा, वो आदमी चुनावी मैदान में आया और उसने कहा कि आप लोग मुझे पॉलिटिकल समर्थन दीजिए ताकि मैं इस पूरे राजनीतिक द्वेष में जिस कैद में कैद हूं उस कैद से बाहर निकल सकूं। ये जो मामला था कि शिफाउर रहमान सामने एंटी सीए मूवमेंट का सबसे प्रमुख चेहरा, उस चेहरे की वजह से अमानतुल्लाह खान अनकंफर्टेबल हुए। वो डायरेक्ट शिफाउर रहमान को कभी कुछ नहीं कह सकते थे, जिस दिन कह देते वो उसी दिन चुनाव हार जाते। इसी वजह से, यही बुनियादी वजह से कि उन्होंने 25-26 तारीख से जो ओवैसी साहब पर हमलावर होना शुरू किया, उनकी पहली रैली आपने सुनी होगी यही बडला उसमें थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ओवैसी आएगा, इनको 25 को आएगा, 27 को आएगा, 30 को आएगा और ये सीट उठा के भाजपा को दे देगा। इस सीट का अगर कैलकुलेशन आप लोग भी जानते हो, कोई चमत्कार ही है जो भाजपा को यहाँ से जितवा सकता है। 2 पार्टियों में वोट बंटने के बावजूद भी यहाँ से भाजपा नहीं जीत सकती। ये चुनाव के नतीजे इस बात की खुलकर गवाही दे रहे हैं कि भाई 40,000 शिफाउर रहमान को वोट और 90,000 से ऊपर अमानतुल्लाह खान को वोट। क्या भाजपा जीत गई? 65 पे रुकी ना। तो यही बात तो हम लोग भी बहुत पहले से बोल रहे थे जी। अगर आप देखा जाए, ओवैसी को तो टारगेट किया जा रहा है, लेकिन 14 सीटें दिल्ली में लगातार, आप किसी भी बड़े चैनल को उठा के देख लें, 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने डायरेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट किया है, वहां पर वोट जो है कांग्रेस को हैं, जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है चुनाव हारी है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो हाल, वो एक कहावत है ना कि खुद चाहे विधवा हो जाओ मगर, मतलब खुद का पति चाहे मर जाए मगर स्वतंत्र विधवा है, इससे आदमी खुश है। कांग्रेस का भी बिल्कुल वही हाल है जी। 3 सीटों को छोड़ के उनको कहीं पर भी 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 500, 400 ऐसे वोट मिला है, उनकी अलग ही खुशी नहीं खत्म हो रही है। भाई, आप अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए, आप अपने चुनाव लड़ने पर ध्यान दीजिए। आप दूसरा आपकी वजह से नहीं हारा है। अगर आपको इस गलत फहमी का शिकार है, आपको लगता है संदीप दीक्षित आपका बहुत बड़ा चेहरा था, भाई 4,000 वोट लाने को आप कामयाबी बोल रहे हो। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि जिस आदमी को आप सीएम फेस बना रहे हो उसे सिर्फ 4,000 वोट मिला है। उससे बहुत अच्छे तो ये थे शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन जो 40,000 वोट लेकर आए हैं। आप अगर उसको खुशी मनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही दुख की बात है, एक चीज। दूसरी बात कि यही कांग्रेस है जो यूपी का चुनाव हारने के बाद, मध्य प्रदेश का चुनाव हारने के बाद, बाकी स्टेट का चुनाव हारने के बाद अक्सर एक शिकार ढूंढती है कि कहां है मुसलमान, कहां है बसपा, कहां है एमआईएम, उन पर हम लगाएंगे। देखो, वोट कटुआ पार्टी बी टीम है, इन पर सारा ठीक रहा, हमने कुछ नहीं गलती की, हम तो बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे थे, इनकी वजह से हार गए। अब की बार वो इन पार्टियों के हत्थे चढ़ गए हैं। 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर इन्होंने डायरेक्टली आम आदमी पार्टी वोट काटा और उनके तमाम बड़े नेता आतिशी को छोड़कर इनकी वजह से हार गए। अब वो कह रहे हैं, अब सोचिए ना कि सुप्रिया सिंह ने जो कल तक बाकायदा पोस्ट, वीडियो, ट्वीट लगा के कहती थी देखिए यूपी की 16 सीटों पर हम लोग बसपा की वजह से चुनाव हारे, अब जब यही पलट के सवाल कल मीडिया में उनसे पूछ लिया गया तो कह रही हम एनजीओ थोड़े, हम तो राजनीतिक पार्टी, हर जगह चुनाव लड़ेंगे। तो दीदी, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो बसपा और एमआईएम क्या घुइयां छीलने के लिए बैठे हैं? वो भी तो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको भी हक है कहीं भी जाके चुनाव लड़े। तो कांग्रेस अपनी नाकामयाबियों पर कभी भी बात करने की जगह, विश्लेषण करने की जगह, उस पर सोचने विचारने की जगह दूसरों के हारने में, दूसरों के मरने में खुश हो रही है। यही हाल है। आपने सुप्रिया शिरनेट का जिक्र करा, उन्होंने कहा कि हमने ठेका नहीं ले रखा है। आपने ताहिर हुसैन का भी जिक्र करा। मुस्तफाबाद वाली सीट बिल्कुल स्पष्ट तौर से ये देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के जो आदिल कैंडिडेट थे वो लड़ रहे थे, 65,000 वोट उनको मिले हैं और 33,000 के आसपास वोट जो है वो ताहिर हुसैन को मिले। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है ना कि अगर मजलिस वहां पर चुनाव नहीं लड़ती तो वहां के जो लोग हैं, जो कोर वोट है, मुसलमान वोट जो है वो ताहिर हुसैन को वहां पर मिला है, वो वोट आम आदमी पार्टी पे ही शिफ्ट होता और कहीं ना कहीं वो बीजेपी की जो सीट है वो नहीं निकल पाती। तो यहाँ पर तो मजलिस जिम्मेदार है उस सीट को हरवाने में।
अच्छा आप बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल हारे हैं, क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार बताएगा कि संदीप दीक्षित उसके लिए जिम्मेदार? संदीप दीक्षित को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों नहीं ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ना चाहिए? भाई वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, उनको लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ेंगे भाई। मैं कह रहा हूँ एक ताहिर हुसैन नहीं, मुस्तफाबाद ओखला की सीट पर 10 ताहिर हुसैन और 10 शिफाउर रहमान चुनाव लड़ेंगे। उनका ये राजनीतिक संवैधानिक हक है, 10 बार लड़ेंगे। राजनीतिक रस्साकशी ऐसे ही होती है, ऐसा नहीं होता है कि खाली 2 पार्टियां आई, 2 लोग आए और चुनाव लड़े, एक जीत गया एक हार गया। ये कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अगर आपको लगता है कि ताहिर हुसैन की वजह से मुस्तफाबाद की सीट जीते हैं ये लोग, तो आप बताइए बाकी 15-16 सीटों पर आप किसको देंगे? सिसोदिया को हराने वाले फरहाद सूरी के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल को हराने वाले संदीप दीक्षित के बारे में क्या कहेंगे? ये जो कालका जी सीट भी हारते हारते बचे हैं, एकदम आखिरी मोमेंट में जाके जीते हैं। ग्रेटर कैलाश की सीट जो आम आदमी पार्टी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है, उस पर किसने हरवाया था? तो आप अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेंगे, सारा इल्जाम सामने वाले पर डाल दीजिए, ये नहीं चलेगा। अगर एक बात देखी जाए तो पूरा ओवरऑल चुनाव जो है उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि चलिए मान लेते हैं कि मजलिस 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जब चुनाव की जनता को संबोधन करने की बात होती है तो मंच से नारे लगाए जाते हैं, तेरा मेरा क्या रिश्ता। तो ये एक मैसेज जो है वो बहुत दूर तक जाता है और ये कहा जा रहा है इस तरह के जो स्लोगन थे उनका असर रहा है, उसी की वजह से जो है वो पूरी आम आदमी पार्टी हार गई। क्योंकि वो ये तो मुसलमान तो मुत्तहिद नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं वो मुत्तहिद हो गए, एक तरफ वोट चला गया और बीजेपी को वोट जो है परसेंटेज बढ़ गया, 45% वोट हो जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी को 43% में जो वोट है, और कांग्रेस खुश इसलिए है कि उसके 4% से 6% वोट हो गए। और उनके दिमाग में एक चीज और चल रही है कांग्रेसियों के कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से तो गई है, कहीं ना कहीं ये जो शासन है ये अच्छे से पंजाब में भी नहीं कर पा रहे, उनको ये भी दिख रहा है कि हम पंजाब भी इन सबके छीन लेंगे। कैसे देखते हैं पूरे? देखिए मैं सीधे तौर पे स्पष्ट लफ्जों में कह रहा हूं कि ये चुनाव बिल्कुल भी ध्रुवीकरण के मुद्दे पर गया ही नहीं। अगर ध्रुवीकरण के मुद्दे पर होता तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आके चुनावी रैली करते। अगर ये ध्रुवीकरण के मुद्दे पर होता तो मध्य प्रदेश के सीएम यहाँ पर आए होते। अगर ये ध्रुवीकरण के मुद्दे पर होता तो असम के सीएम यहाँ पर डेरा डाल के बैठे होते। भाजपा यहाँ पर चुनाव दूसरे मुद्दों पर लड़ी है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ी नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप बाकी जगह का छोड़ दीजिए, ओखला विधानसभा के अंदर आप बताइए कि कहाँ पर भाजपा ने इस एग्रेशन से चुनाव लड़ा है कि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मिनी पाकिस्तान है, वो फलाना ढिमकाना। इस अग्रेशन से चुनाव हुआ ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, रही बात धार्मिक नारों की, तो धार्मिक नारों का चुनाव में इस्तेमाल आज के टाइम में बड़े पैमाने पर होता है। दूसरी बात, एक चीज और बहुत अच्छे से जान लीजिए, ओखला और मुस्तफाबाद का चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं था, खासतौर पे ताहिर हुसैन या शिफाउर रहमान का। वहां पर पूरी तरीके से चुनाव इस बात का था कि जो ताहिर हुसैन, जो शिफाउर रहमान मुसलमानों के लिए सीए मूवमेंट में आंदोलन करते हुए जेल के अंदर गए हैं, उनके लिए मुसलमानों का हक बनता है कि मुसलमान उनको एक तरफा तौर पे समर्थन दें। इस हक को मांगने के लिए उन्होंने बताया कि आप बताइए कि आपके लिए मैं किस हैसियत से तब लड़ रहा था, किस हैसियत से तब इस से अहंकारी सत्ता से टकरा रहा था। शिफाउर रहमान एक वेल सेटल्ड फैमिली से, ये आपको मालूम होगा, अच्छा कारोबार है, उनके फैमिली अच्छी, इसके बावजूद उस आदमी को क्या जरूरत थी सीए और एनआरसी के आंदोलन में आगे खड़े होकर उसको लीड करने की? क्या जरूरत थी 15 दिसंबर को जब दिल्ली पुलिस ने लाठियां चलाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, अपनी पीठों पर लाठियां खाने की क्या जरूरत थी? एक ही रिश्ते से ना कि मेरे मुसलमान भाइयों को कहीं तकलीफ ना हो। अगर आप उस रिश्ते को बताते हो तो क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि यहां पर लड़ाई, तो मैं फिर कह रहा हूं कि मुस्तफाबाद और ओखला में लड़ाई इस बात की नहीं थी कि आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट है। लड़ाई इस बात की थी कि आपने एक पार्टी का सिंबल लिया है, चुनाव आप अपने फेस पर लड़ रहे हैं। शिफाउर रहमान चुनाव लड़ रहे थे, ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी सेकेंडरी नंबर पर थी। और जितना वोट मिला है, यकीनन मैं खुले मंच से कहता हूं कि इसमें से 90 से 95% उनके चेहरे पर मिला है, पार्टी का नहीं। पार्टी अपने लेवल पे जो करना चाहेगी, जो उनका जिस तरीके का सेटअप है उस तरीके से करने के लिए आज़ाद है। मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर बोल सकता हूं कि अगर पार्टी के लेवल की बात होती तो शायद मैं इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि बात यहां पर शिफाउर रहमान की थी, बात यहां पर ताहिर हुसैन की थी। इसलिए मेरे जैसे हजारों लोग उनके समर्थन में लगे थे कि नहीं, जिस आदमी ने हमारे लिए 5 साल से जेल काट रहा हो, उस आदमी का समर्थन करना, उसके लिए खड़े होना मेरा फर्ज है। अच्छा इमरान भाई, आपने भी देखा होगा, मैंने भी ओखला की बहुत ज़्यादा आवाम से इंटरेक्ट किया, लोगों से जानने की कोशिश की। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि
दोनों का नाम आया, दोनों जेल में थे। इनसे अलग उमर खालिद की बात बहुत बार होती है, शर्जील इमाम की बात बहुत होती है, सीएनआरसी में न जाने कितने ऐसे लोग हैं। तो इन दोनों को बाहर निकालने के लिए चुनाव ही क्यों जरूरी था? बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको लेकर ये बात कही जाती है कि काला कोट पहन सकते हैं, इनके लिए जो है लीगल जो है वो मदद कर सकते हैं। तो चुनाव में ही आकर 5 साल असदुद्दीन ओवैसी कहां थे जो इनकी खैरियत नहीं ली, या उनको लीगली मदद नहीं की, या उनको निकालने के लिए कोई और स्टेप नहीं लिया? आए चुनाव में और इनके साल ये सारा सिस्टम किया और चले गए। ये ऐसी बातें जो है वो बहुत होती हैं ओखला में जब आप लोगों से मिलेंगे तो। अच्छा, मैं खुल के बोल रहा हूँ, अमानतुल्लाह खान या दूसरे लोग बोल रहे थे कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी है इनकी लीगल सपोर्ट क्यों नहीं किया? आप बताइए, आप तो यहाँ पर कायद है ना पिछले 10 साल से, आपने क्या लीगल सपोर्ट कर दिया? मैं गवाह हूँ इस बात का, जब दिल्ली में दंगे चल रहे थे, इसी मनीष सिसोदिया के घर पर हम लोग गए थे कि आप आइए, चलिए, इसको रुकवाइए, तो कह रहे कि मैं तो बेबस हूँ, मैं तो गांधी के सामने मूर्ति बन के खड़ा हो जाऊंगा। तो यही थी ना वो पार्टी जो एकदम अपने आप को दिल्ली को जलने के लिए छोड़ चुकी थी, तब तो आपने कुछ नहीं किया। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो पूरा मोमेंटम है, जितना भी पूरे चुनाव का है, ये मामला है लीगल बैटल की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी लीगल बैटल में किसी का सपोर्ट नहीं किया है। आम आदमी पार्टी की बात करो, अमानतुल्लाह खान की बात करो, या किसी और की बात करो, कुल मिला के बात यह है कि देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को चुनावी मैदान में क्यों आना पड़ता है? जब उन्हें लगता है कि सरकारें उनकी बात सुनना बंद कर चुकी हैं, उनको लोगों ने भुला दिया है, तो उनके पास एकमात्र रास्ता यही रहता है। मैं हिस्टोरिकली आपको साबित कर सकता हूं कि ऐसे मामले हुए हैं। इसी सीएएनआरसी का आंदोलन में असम में अखिल गगोई को गिरफ्तार किया गया था, जेल में बंद रखा गया था। वो बंदा शिवसागर की सीट से चुनाव लड़ता है, वहां की असम की पूरी जनता पूरी सारी पार्टियों को नेगलेक्ट कर देती है, निर्दलीय की हैसियत से लड़ रहा होता है, सबको निगलेक्ट कर देती है। कोई भाजपा आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, कोई नारा नहीं लगता, वो आदमी चुनाव जीतता है। कुछ टाइम के बाद उसकी बेल हो जाती है। मैं जहां का रहने वाला हूं पंजाब में, वहां पर मेरे होम टाउन की एक सीट है खडूर साहिब। खडूर साहिब के अंदर अमृतपाल सिंह, जिसको इन्होंने अंदर कर रखा है यूएपीए के तहत, वो बंदा कहता कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आते हैं लोग, अकाली दल, कांग्रेस, भाजपा, हर पार्टी को कहते हैं कि आप जाइए, हमें आपसे कोई गर्ज नहीं, हम आपको वोट नहीं देंगे। सिखों ने एक तरफा तौर पे उस सीट पर वोट देकर उस बंदे को जिताया। कश्मीरियों ने अपने यहाँ पर, उनका एक पॉलिटिकल प्रिजनर है राशिद, उनको, इंजीनियर राशिद को एक तरफा तौर पे वोट देकर चुनाव जितवाया है। इसी जगह पर आपको याद होगा, थोड़ा पीछे चलिए, 1980 का दौर, 1977 का दौर, जब इमरजेंसी में सब लोग को इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था, तब इन लोगों ने फैसला किया था कि हम सब बिना पैसे के चुनाव लड़ेंगे। सबने चुनाव लड़ा था पॉलिटिकल प्रिजनर होने के बावजूद जेल से ही, और सब लोग चुनाव जीते थे, इन्हीं जनता ने जितवाया था। तो जब सारी कम्युनिटीज अपने लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इस तरीके से सपोर्ट करती है, तो मुसलमानों का अचानक से भाजपा आ जाएगी कि डर के नाम पे अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स का साथ देने में क्या दिक्कत होती है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि 5 साल तक जेल में रहना और उसके बाद भी ये उम्मीद नहीं कि कब तक उनका ट्रायल शुरू होगा, कब वो बाहर आएंगे, ये भी आपके लिए कम कुर्बानी है, मुसलमानों के लिए कम कुर्बानी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फांसी के अलावा कुछ बचा है कि आदमी फांसी पर लटक जाए और कहे कि अब यही बाकी रह गई ये कुर्बानी, इससे ज़्यादा तो मैं कुर्बानी दे नहीं सकता। 12 मुकदमे लगे हुए हैं ताहिर हुसैन या शिफाउर रहमान पर, उनको झेल लें। यूएपीए का मुकदमा है, 59 का मुकदमा है, इसके बावजूद आप इनसे ये सवाल पूछे हो कि आपने हमारे लिए क्या कुर्बानी दी है? तो इस तरीके से तो नहीं चलता। ये मुझे लगता है कि मुसलमानों ने जो बीजेपी के नाम का हवा अपने ऊपर ले रखा है, ये हवा उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छा, आपने बात करी कुर्बानी की, अमानतुल्लाह खान साहब की आपने वो वीडियो देखी होंगी, उन्होंने कहा था कि इसकी क्या कुर्बानी है, हैदराबादी की क्या कुर्बानी है, कुर्बानियां मेरी भी हैं। और मैं कह रहा हूँ सीएएनआरसी में अगर देखा जाए ओवरऑल दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान जो है मुस्लिमों का एक फेस है, मुस्लिम नेता माने जाते हैं, चाहे दिल्ली लेवल पे मान लें या दिल्ली से बाहर मान लें। तो अमानतुल्लाह खान सीएएनआरसी में भी थे, दिल्ली दंगों में भी थे, और उन पर काफी आरोप भी लगते रहे, उनको ईडी ने भी काफी परेशान किया है। तो ऐसा ऑप्शन जो ओखला की आवाम है, इंटेलेक्चुअल आवाम कही जाती है, यहाँ पर क्या है, बहुत समझदारी से जो है लोग वोट करते हैं। और वही असर जो है मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जब 12-1 बजे तक जो है चुनाव बहुत स्मूथली चल रहा था, पतंग बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन
1 बजे तक लोगों से पूछ कर जो है कहीं ना कहीं चुनाव को कन्वर्ट कर दिया और उनको फिर वही अमानतुल्लाह खान साहब दिखाई देते हैं। उसकी वजह यही थी कि अमानत हर उस जगह पर खड़ा हुआ पाया है लोगों ने जहां अमानत की जरूरत हुई है। तो उनकी भी तो कुर्बानी है, वो भी तो सीए एनआरसी में रहे, वो भी तो दिल्ली दंगों में रहे, तो उसका फायदा उन्हें तो होना ही था चुनाव में। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, उनको इस बात का किसी चीज का फायदा नहीं हुआ, एक बात का फायदा हुआ है, भाजपा आ जाएगी कि डुगडुगी, बस इसके अलावा कोई नहीं। दूसरी बात आप कह रहे हैं उन पे मुकदमे गिनवाइए मुझे मुकदमा। पहला मुकदमा उन पे मोलेस्टेशन का है, दूसरा मुकदमा वक्फ बोर्ड में 50 करोड़ के घोटाले का है, तीसरा मुकदमा उन पर वक्फ बोर्ड के अंदर ही इलीगल तरीके से भर्ती करने का है, चौथा मुकदमा हुंडी के जरिए से, हवाला के जरिए से पैसा लाने का है, पांचवा मुकदमा उन पर फ्लैट और ये सब अवैध मामलों के मामले में। तो इसमें बताइए कौम के लिए कौन सा मुकदमा है? सीए एनआरसी के मामले ताहिर हुसैन या शिफाउर रहमान पे तो आप बता सकते हैं कि सीए आंदोलन करने की वजह से उन पर मुकदमा हुआ है। क्या मोलेस्टेशन का केस कौम के लिए लिया गया है अपने ऊपर? क्या वक्फ बोर्ड के अंदर धांधली करना ये कौम के लिए मुकदमा होता है? तो आप पोर्ट्रेट तो और करें। दूसरी बात सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं आप बताइए, मैं तो उसका पार्ट था ना, किस आंदोलन की साइड पर वो दूसरे दिन के बाद दिखाई दिए थे? वो आंदोलन तो यहीं के लड़कों ने, शाहीन बाग की महिलाओं ने और जामिया के बच्चों का खड़ा किया हुआ। ये तो पहले दिन आए थे, उसको एक्वायर करने की कोशिश इन्होंने, आसिफ मोहम्मद खान ने करी, उन्होंने उसको नहीं करने दिया। उसके बाद ये दोनों चले गए। दिल्ली दंगों में जिस मुस्तफाबाद ईदगाह में कैंप सेटअप हुआ था, जिसका क्रेडिट ये अपने ऊपर लेते हैं, उस कैंप के अंदर खाना पहुंचाने का, बेड पहुंचाने का, सारी सहूलतें फराहम करने का काम सिविल सोसाइटी के जितने लोग थे वो लोग करते थे। बाकायदा पूछ लीजिए किसी से भी जाके। वक्फ बोर्ड ने तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ जगह पर परमिशन की बात करी हो। देखिए मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि इस इलाके में कुछ काम उन्होंने ऐसे करवाए हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा एक दोस्त है, किसी एक स्टेट का रहने वाला है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब थी, यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था, 4-6 महीने थे। आखिरी टाइम में मतलब उनका बजट ख़त्म हो गया, वो बेचारे फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। उन्होंने विधायक जी से लेटर लिया और लेटर ले जाके सबमिट किया, उनके आखिरी 15-20 दिन के पैसे माफ़ हुए। अपोलो हॉस्पिटल में मैं कम से कम 2500 लोगों को जानता हूँ जिनको विधायक जी के लेटर की वजह से वहाँ पर फ़ायदा पहुँचा था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, और मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि अगर शिफाउर रहमान नहीं होते तो शायद मैं भी उन लोगों में शामिल होता जो अमानतुल्लाह खान को वोट देकर आते। ये बात से इनकार नहीं है, मगर अमानतुल्लाह खान और शिफाउर रहमान की जब बात होगी तो यकीनन मैं और मेरे जैसे 50 लोग इस बात को तस्लीम कर देंगे कि यहाँ पर मेरी पहली पसंद शिफाउर रहमान है। शिफाउर रहमान भाई के बारे में आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं और आप ये भी बोल रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान साहब ने एक वर्ड भी शिफा भाई के लिए नहीं बोला है। उसकी वजह यही थी कि शिफा भाई जो उनकी निगाह में कहीं ना कहीं सही थे। उनको जो परेशानी थी वो मजलिस से थी। उनको ये उम्मीद थी कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मेरे सामने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, क्योंकि मुसलमानों की बात होती है और अमानतुल्लाह खुद मुसलमानों के फेस है। लेकिन हैदराबाद से आकर असदुद्दीन ओवैसी शिफाउर रहमान को उतार देते हैं। अगर ओखला पूरे चुनाव की बात की जाए तो ओखला चुनाव में ऑप्शन क्यों नहीं था? अरीबा खान जिसने डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगा है, पूरे चुनाव में आपने देखा होगा उन्होंने दमखम से चुनाव नहीं लड़ा। प्रियंका गांधी यहां पर नहीं आती, इमरान प्रतापगढ़ी यहां पर नहीं आते, कन्हैया कुमार यहां पर नहीं आते उनके लिए वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने दमखम से चुनाव नहीं लड़ा है। तो उसके बावजूद भी उन पे 12,000 वोट आ जाते हैं। तो ओखला के पास ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन शिफाउर रहमान थे, तीसरा ऑप्शन जो थे अमानतुल्लाह थे। लोगों ने फिर भी अमानतुल्लाह खान साहब को पसंद करा है। इसकी वजह क्या रही है? उनके पास ऑप्शन होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं गए? अगर शिफाउर रहमान भाई को वोट मजलिस की वजह से नहीं देना था तो अरीबा एक ऐसी लड़की थी जो लगातार डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांग रही थी। यहां सवाल मैं ये उठाना चाहता हूं कि आपने हाई एक्सटेंशन इनके नीचे अमानतुल्लाह खान साहब की वो रैली देखी होगी जो वो जनता को संबोधित कर रहे थे। एक छोटी सी रैली थी, उन्होंने उसके नीचे खड़े होकर कहा था कि अरीबा जीत जाएगी तो सरकार आम आदमी पार्टी की होगी, विधायक वो बनेगी तो कैसे काम करा लेगी, शिफाउर रहमान जीतेंगे तो वो जेल में होंगे, वो कैसे काम करा लेंगे। अब अमानतुल्लाह जब चुन के आ गए हैं तो ओखला के डेवलपमेंट में कितनी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि भाजपा की सरकार है और आम आदमी पार्टी के विधायक है। कैसे? देखिए मैं एक चीज खुल के बोल दे रहा हूं, ठीक है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। अमानतुल्लाह खान बहुत पहले से भाजपा के टारगेट पे रहे हैं। टारगेट पर इसलिए नहीं रहे कि इनका हमेशा टसल, चाहे मनोज तिवारी के रूप में हो, चाहे एलजी के साथ मामला हो, चाहे इनका वो सेक्रेटरिएट के अंदर ब्यूरोक्रेसी के साथ मामला हो, कई सारे मामले हैं जिसमें डायरेक्ट टसल थी। और ये भी तय मान के चलिए कि सबसे पहले जिन नेताओं पर दबिश होगी भाजपा सरकार में तो सबसे पहले अमानतुल्लाह खान ही होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो चुनावी तौर
तौर पे या इस पूरे केस में उनको गिल्टी साबित कर दे और ऐसी हालत बन जाए कि ओखला के अंदर बाईपोल की नौबत भी आ जाए। तो ये जो चुनावी राजनीति है ना, मुसलमानों को चाहिए कि चुनावी राजनीति को चुनावी राजनीति की तरह देखे। ये जो इमोशंस का मामला है, भाजपा आ जाएगी, भाजपा को हराना है, ये चीजें आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। भाजपा तो आ गई, हरा लिया आपने तो एक तरफा तौर पे उसी आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है मुस्लिम बहुल इलाकों में, जिसको आप 5 साल तक पानी पी पी कर इस बात के लिए कोसते थे कि आपने मरकज में ताला लगवाया, निजामुद्दीन में ये करवाया, आपने कोरोना में तबलीगी जमात को बदनाम कराया, आपने दिल्ली दंगों में खामोश रहे, मगर वोट बोरा भर के आप उसी आम आदमी पार्टी को देकर आए। आप उसी इमरान हुसैन को जितवा रहे हैं, आप मटिया महल से उसी आले इकबाल को जितवा रहे हैं, सीलमपुर से चौधरी जुबैर को जितवा रहे हैं, ओखला से इनको जितवा रहे हैं, और मुस्तफाबाद की सीट पर भी अगर कैलकुलेशन खराब ना होती तो वहां पर भी आदिल खान चुनाव जीत जाते। उसके बाद मुसलमानों की एक और बहुल सीट है बाबरपुर, वहां पर आपने आपके ही गोपाल राय को चुनाव जितवा दिया। एक और सीट है इसके अलावा चांदनी चौक, वहां पर भी आपने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जितवा दिया। सीमापुर की जो सीमापुरी की सीटें आरक्षित है, वहां पर भी आपने आम आदमी पार्टी को, तो कुल मिला के 6-7 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुसलमान 25-30% से ऊपर है। सब सीटों पर बम्पर तरीके से, ना आपने कांग्रेस को दिया, ना आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वोट दिया, ना आपने किसी और को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया। तो मेरा अपना मानना है कि खास तौर पे दिल्ली के मुसलमान कल तक जो ये कहते थे कि सब याद रखा जाएगा, कुछ याद नहीं रखा जाएगा। आपकी शॉर्ट मेमोरी है, बहुत जल्दी भूल जाते हो। आप भूल के फिर उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के पास चले जाते हो जिनको आप कहते हैं कि नहीं नहीं हम आप घबराएंगे नहीं, हम अपने लिए सोचेंगे। आप भाजपा हराओ की डुगडुगी आपके सर पर इतनी हावी हो चुकी है कि आप उसके आगे अपनी हर चीज को तर्क करने के लिए तैयार रहते हो। यही वजह है कि मुसलमानों ने हर सीट पर यह काम किया। आपको कितने % ऐसा लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने की वजह यह है कि किसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कह देते थे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है, इसके पीछे कितनी बड़ी वजह हो सकती है चुनाव हारने की? बहुत बड़ी वजह है कि ये जो टसल, आप खुद सोचिए ना, पहली बात कि सिटिंग सीएम 6-8 महीने तक जेल में रहा, इनका पूरा मंत्रिमंडल जेल में रहा, सब पर चार्जेस चल रहे थे। फिर सीए जैसे ही कोई फाइल ये साइन करते थे, कोई लाते थे, एलजी उस पर रोक लगा देते थे, फाइल वापस भेज देते थे। अक्सर ऐसी टसल होती थी, तो लोगों को ये लगने लगा था कि दिल्ली का असल में सुपर सीएम तो एलजी है, इनके पास तो कोई ताकत नहीं। तो ये भी एक बुनियादी वजह रही कि अपर कास्ट और जो बनिया समूह है, उसने इस बार जो कहा जाता था कि लोकसभा में मोदी और विधानसभा में केजरीवाल का नारा देते थे, उन्होंने 2024 के बाद वापसी करने से इनकार कर दिया। इसीलिए वो जो 10-12% वोट है, वो 10-12% वोट भाजपा के साथ इंटैक्ट रहा और भाजपा यहाँ पर बहुमत के साथ सरकार में आ गई। ये मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ी वजह है। लोगों को लगता है भाजपा की सरकार होगी तो उनके काम स्मूथली होंगे। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली वालों को योजनाएं दी थी, 200 यूनिट बिजली फ्री दी थी और बसों में किराया फ्री था, हालांकि भाजपा ने जब अपना मैनिफेस्टो निकाला तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो योजनाएं जैसे चल रही है, कितना लगता है आपको कितने दिन तक जो है योजनाएं बनी रहेंगी या इनको हटा दिया जाएगा? देखिए, फ्री वाइब्स के मामले में तो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी हाल फिलहाल के जितने इलेक्शन देखे हैं, ये शायद ये 2-3 योजनाओं को तो कंटिन्यू करेंगे। बिजली के मामले में कुछ नहीं करेंगे, पानी वाला भी मामला एज इट चलेगा, डीटीसी बसों का मामला भी एज इट चलेगा। इसके बाद के कितने मोमेंटम है वो देखने वाले हैं। पर एक बात तय रही कि भाजपा सरकार बनने के बाद अब 2-3 जगह पर आपको बहुत परेशानी होने वाली है। जब भाजपा की केंद्र की सरकार ने, आपने 10 जगह देखा होगा दिल्ली में, झुग्गी बस्तियों को खाली करवाने का काम किया है, विक्सन के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे। अब उसमें और पावर मिलेगी, ये धड़ल्ले से अब उन चीज़ों को करेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस मुस्तफाबाद, सीलमपुर और ओखला की बात कर रहे हैं, ये अनऑथोराइज कॉलोनी है, इन कॉलोनियों को टारगेट किया जाएगा। अब किस तरीके से किया जाएगा मुझे नहीं मालूम, आपको पता होगा। तीसरी बात, यमुना को लेकर जो इतना हवा खड़ा किया था, यमुना का रिवर फ्रंट या उसको साफ करने को लेकर भाजपा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसका डायरेक्ट बेनिफिट उनको इसमें मिलेगा, मतलब उनके पॉलिटिकल माइलेज में जरूर मिलेगा। केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, अब कोई एक्सक्यूज यहाँ चलने वाला नहीं है।
तो भाजपा के नेतृत्व में, क्योंकि कौन सीएम होगा अभी इसको लेकर जो है लगातार चर्चा चल रही है। प्रवेश वर्मा जिन्होंने केजरीवाल को हराया, दूसरी तरफ मनोज तिवारी का नाम भी बहुत ऊपर आया। कैसे देखते हैं कि यहाँ पर कौन सीएम हो सकता है भाजपा से, और दिल्ली जो है अब भाजपा के नेतृत्व में कितना विकास करेगी? देखिए, रही बात सीएम की, तो सीएम पर मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हो सकती है। पहली चीज ये कि जब शीला दीक्षित यहाँ पर चुनाव जीती थी नई दिल्ली से, तो वो मुख्यमंत्री थी। उसी सीट से जब शीला दीक्षित को इन्होंने हराया, केजरीवाल ने हराया, तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। अब प्रवेश वर्मा एक बड़ा चेहरा है, तो हो सकता है वो भी बने। पर मुझे उससे भी ज्यादा एक चीज ये लगती है कि इनका टारगेट, अल्टीमेट टारगेट पंजाब है, दिल्ली नहीं टारगेट है। दिल्ली तो एक छोटा सा शहर मान लीजिए, इसे तो विधानसभा के पास ताकत भी नहीं है। पंजाब को टारगेट करने के लिए मुझे लगता है कि ये किसी पंजाबी को अपना चेहरा बनाएंगे, चाहे उसमें मनजिंदर सिंह सिरसा हो, चाहे अरविंदर सिंह लवली हो। मेरा अपना इंटेंशन है, वरना इसके अलावा मुझे लगता है ये डायरेक्ट कोई नया फेस लाएंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, जो अभी हालिया 4-5 चुनाव में हुआ है। अच्छा, सीएम का चेहरा जो है वो पंजाब को देख के जो है वो रखा जाएगा। एक बात आपने कही कि बीजेपी ने एग्रेशन के साथ चुनाव नहीं लड़ा, ये मैंने भी देखा है कि पूरी दिल्ली में अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई अपने बड़े लीडर नहीं बुलाए हैं, ना योगी आदित्यनाथ आए, ना कहीं के सीएम आए, और उस तरह से नहीं किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने तो पूरा एफर्ट लगा दिया कि बिहार से अख्तरुल ईमान आ जाते हैं, महाराष्ट्र से जो है वो इम्तियाज जलील आ जाते हैं, तो काम तो वो कर रहे थे ना बुलाने का। उन्होंने अपने लीडरों को बुलाया इनको जिताने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। जिस तरह की लगातार बयानबाजी हो रही थी, बीजेपी ने वो काम नहीं किया, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने वो काम किया पूरे चुनाव में। देखिए, 2 सीटों को आप साइड करिए, तीसरी सीट का नाम बताइए जहां पर असदुद्दीन गए हों चुनाव लड़ने। किसी के पास उसका नाम ही नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल को हराने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं? मनीष सिसोदिया को हराने वाले अरविंद ओवैसी साहब हैं? क्या ग्रेटर कैलाश की सीट पर सौरभ भारद्वाज को हराने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं? दुर्गेश पाठक को हराने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं? आतिशी को इस लेवल पर, मतलब एकदम लो मार्जिन पर पहुंचाने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं। ये जो बातें होती हैं ना, ये बातें फालतू की है कि फला पार्टी आ गई उसकी वजह से आ गई। वो पार्टी है राजनीतिक पार्टी। जैसे कांग्रेस बोलती है ना कि हमें चुनाव लड़ने का हक है, वैसे उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है। भाई, अभी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से आपकी इतनी बौखलाहट है, तो सोचिए वो लोग ऐलान करते हैं कि हम सभी 10-15 जहां पर मुस्लिम केंद्रित है वहां पर चुनाव लड़ते, तो आप तो पागल हो जाते। आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये क्या हो गया, ये तो वोट कटुआ है, जबकि असल में वोट कटुआ की हैसियत आपकी है। दूसरी बात, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है असदुद्दीन ओवैसी को किसी चुनाव में इतना इन्वॉल्व होते हुए। हैदराबाद की सीटों पर उनको पैदल मार्च करते हुए देखा है। हैदराबाद की सीटों पर मैंने उनको इस तरीके से गली गली में घूमते हुए देखा है, इवन कि वहां पर भी फ्रीक्वेंसी कम होती है। पहली बार मैंने दिल्ली में देखा है कि एक आदमी अपनी पूरी नेशनल बॉडी को लाता है, स्टेट बॉडीज को लाता है, 22 तारीख से लेकर पूरा चुनाव के आखिरी दिन तक 3 तारीख तक यहीं पर कैंपिंग करता है। डेली सुबह शाम दोपहर में रैली करता है, लोगों से मुलाकात करता है, 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल मार्च करता है। तो इस मामले में मैं ओवैसी साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपना अंतिम दिया, मतलब जो वो दे सकते थे इस इलाके के लिए, मुस्तफाबाद के लिए, उन्होंने हर वो चीज करी। नेशनल फेस का कोई भी नेता इतना नहीं करता है जितना एक असदुद्दीन ओवैसी कर गए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक दिन में उनकी सुबह में रैली होती थी मुस्तफाबाद में, रैली करते थे, पैदल मार्च करते थे, उसके बाद वहां पर एक संबोधन करते थे, फिर यहां पर आते थे। यहां पर 5-6 किलोमीटर, जैसे एक एग्जांपल शाहीन बाग से उन्होंने शुरू किया 40 फुटा से, अंदर से आते आते 6 नंबर से घूम के अबुल फजल के अंदर आते थे, ओखला हेड तक वो पुनः पैदल मार्च करते थे। उसके बाद सेम डे वो रैली करते थे, कई लोगों को रात में 12-1 बजे के आसपास, रात के अंधेरे में वो लोगों से जाते थे, घरों पर मिलते थे, कुछ लोगों से बातचीत करते थे। इतना मोमेंटम अगर कोई नेता झोंक रहा है, इट्स मीन कि उस चुनाव को लेकर बहुत सीरियस है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस अमानत नहीं था, ये चुनाव शिफाउर रहमान के नाम पर था, ये चुनाव ताहिर हुसैन के नाम पर था। अब मुसलमानों को यहाँ पर, यहाँ के लोगों को तय करना था कि वो किसके नाम पर वोट देने जा रहे हैं, क्या उनकी नज़र में पॉलिटिकल प्रिजनर की कोई हैसियत है कि नहीं। अच्छा, एक लास्ट सवाल यहाँ पर, इसके बाद वीडियो रैप करेंगे। मैं जानना चाहूंगा, इंडिया अलायंस जिस तरह से चलता है,
लोकसभा का चुनाव होता है, सब एक साथ जो है बैठकर चुनाव लड़ते हैं, एक ही टेबल पर बैठते हैं सब लोग। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है, जो पार्टी जहां मजबूत होती है वो अलायंस से क्यों हट जाती है? एक सवाल तो यहां पर ये, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है तो फिर वो कांग्रेस को बुरा कहना शुरू कर देती है। सुप्रिया श्रीनाथ की मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने दिखा दिया कि दिल्ली में आरोप कितने बढ़ रहे हैं और इनके शासन में कितने आरोप बढ़े हैं। 2015 से लेकर 13 से लेकर उन्होंने पूरा बायोडाटा वहां पर निकाल के रख दिया था। लेकिन जब अलायंस की बात आती है, और पूरे चुनाव में देखने को मिला है कि 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर डायरेक्ट कांग्रेस ने जो है नुकसान पहुंचाया, तो आपको नहीं लगता है कि अगर ये अलायंस हो जाता तो वो फायदा जो है आम आदमी पार्टी को होने वाला था? देखिए, सारी पार्टियां जो जहां पर मजबूत है वो नहीं चाहती कि वो अपनी जरखे जमीन को किसी के हाथ में दे दे। दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए गढ़ था, समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश गढ़ है, तो क्यों अपने थाली में परोस के कांग्रेस को देंगी? कांग्रेस और भाजपा चाहते हैं, मैं खुले मन से बोल रहा हूं, कांग्रेस और भाजपा चाहते हैं कि देश के अंदर टू पार्टी सिस्टम हो जाए। टू पार्टी में या वो जीतेंगे या ये जीतेंगे, लोगों के पास ऑप्शन ना रहे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर मैं कहूंगा कि दो लोगों को बहुत भयंकर होता है, दो भी नहीं 3 लोगों को, दलित, आदिवासी और सबसे ज्यादा मुसलमान। क्यों नुकसान होता है? प्रैक्टिकली जान लीजिए। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के पास जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और कुछ लोकल पार्टियां, पीस पार्टी, उल्मा काउंसिल, इस टाइप के ऑप्शन होते थे, मुसलमानों के अंदर भाजपा नाम की कोई डुगडुगी, इस टाइप का कोई वावरेला नहीं होता था। उनके सांसद अच्छे होते थे, विधायकों की गिनती अच्छी होती थी, उनके पास ताकत थी, सब चीजें थी। जिस दिन मुसलमानों ने ये शुरू किया कि नहीं भाजपा आ जाएगी, अब वोट कंसोलिडेट करो, एक साइड में जाना चाहिए, एक पार्टी की तरफ जाना चाहिए, बाकी पार्टियों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा होते ही आप समझिए कि रिवर्स कंसोलिडेशन भी होता है। आपको क्या लगता है कि अगर मुसलमान उसका पैटर्न दिखे कि वो एक पार्टी की तरफ जा रहा है, तो दूसरे वोटर के दिमाग में नहीं आएगा कि भाई मैं क्यों रहूं, मेरे लिए भी तो है। भाई एक वोटर है 30-32% जो भाजपा के साथ इंटैक्ट रहता है, बाकी पार्टियां 0 से शुरू करती हैं, भाजपा 30% से शुरू करती है। भाजपा को 10% वोट लाना होता है, बाकी पार्टियों को 40% लाना होता है। तो अपनी मजबूत जमीन पर कोई भी नहीं चाहता कि दूसरी पार्टी आए और उनके उस जमीन को खा जाए। यही वजह है कि कांग्रेस अपना अंडा आने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने से बहुत खुश है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस चुनाव हारी तो समाजवादी पार्टी खुश थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पर 10 सीटों पर प्रभाव रखती थी। और यही कमलनाथ ने अहंकार में बोला था कि कौन अखिलेश, मैं नहीं जानता। अब जब ये यहां पर जाएंगे यूपी में, तो यही अखिलेश बताएंगे कांग्रेस को कि आपकी हैसियत क्या है। तो ये नेचुरल है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोई अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को किसी को नहीं देगा। आप चले जाइए ममता बनर्जी के स्टेट में, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी टॉलरेट कर लेगी? इन लोगों को नहीं आने देगी। वो मालदा मुर्शिदाबाद से बाहर कांग्रेस को निकलने ही नहीं देगी। सीधी सी बात है, एक चीज जान लीजिए, इन सभी पार्टियों का एक ही वोट बैंक है, मुसलमान, दलित, आदिवासी और कुछ ओबीसी। बिल्कुल एक ही वोट के लिए लड़ाई चल रही है। ममता बनर्जी क्यों चाहेंगे कि मुसलमान उससे छिटक के कांग्रेस में चला जाए? तो सारी लड़ाई इस बात की और कुछ नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस की जो जमीन थी, कांग्रेस का जो वोटर है, उस तमाम वोटर पे हक जो है वो आम आदमी पार्टी ने जता लिया है ना। तो वोटर जितना भी जो कांग्रेस को वोट करता था, अब आम आदमी पार्टी जब वजूद में आई तो वो तमाम वोटर खिसक के उनको ऑप्शन दिख गया, वो आम आदमी पार्टी पे चली गई। तो क्या परेशानी है जिनके वोटर पे आप 10 साल जो है हुकूमत करते हैं, दिल्ली जैसी जगह में हुकूमत करते हैं, तो क्या परेशानी थी आपको उनको गठबंधन में लेने? बात कर लेते कभी 8-10 सीटों पर आप चुनाव लड़ा लिए, लेकिन कांग्रेस और इनमें ये परेशानी है कि सबको ज्यादा सीटें चाहिए, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो कॉम्बिनेशन नहीं बता। इस बात से कितना सेटिस्फाइड? देखो, एक चीज मैं खुल के बता रहा हूँ, कांग्रेस की भी लड़ाई कहां से शुरू होती है? मुसलमान सीटों से। आम आदमी पार्टी की लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? मुसलमान सीटों से। मैं गारंटी दे रहा हूं कि मुसलमान आज भी अरविंद केजरीवाल से बहुत नाराज है। इस नाराजगी के अंदर अरविंद केजरीवाल का बेनिफिट नहीं है, या वो खुद से अपने कामों की वजह से नहीं जीते, वो इसलिए जीते कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट बहुत खराब दिए थे। इतने खराब कैंडिडेट दिए थे कि मुसलमानों ने कहा कि ये जीत ही नहीं सकता। एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपको अरीबा को ही चुनाव लड़वाना था ओखला से, तो 1 महीने पहले देते थे, नॉमिनेशन से 2 दिन पहले उतार रहे। पूरा ओखला सोचा था कि आप इशरत जहां को टिकट देने वाले हो, उसके लिए मोमेंटम बिल्डअप हो गया और आखिरी टाइम में आपने चुनाव पलट दिए। ऐसे ही
है यहाँ पर सीलमपुर अली मुस्तफ़ाबाद की सीट पर है। अली मेहदी के बारे में जाकर आप मुस्तफ़ाबाद के लोगों से पूछ लीजिएगा क्या राय करते हैं। दूसरी बात, सीलमपुर की सीट पर जिस अब्दुल रहमान के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, आपके पास सीलमपुर में कोई आदमी नहीं था, चौधरी मतीन के रूप में इतना बड़ा चेहरा था, आप उसको रिटेन ही नहीं कर पाए। वही चौधरी मतीन का बेटा जुबैर इस पर चुनाव जीत कर आया। चुनाव भी तो नहीं लड़ सकते थे ना, उनका बेटा आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, वो कैसे चुनाव लड़े थे? मैं कह तो रहा हूं वो परिवार पिछले कई 2500 साल से आपके पास था और आप उसको नहीं रिटेन कर पाए, और आम आदमी पार्टी का जो विधायक अब्दुल रहमान जिसके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी उसको आपने चुनाव में खान को बाबरपुर ले जाकर पटक दिया, जो वहां पर एक बिल्कुल रह चुके हैं। हाजी इशराक को अगर ये चुनाव लड़वाते तो मैं सोच सकता था कि कुछ टाइम के लिए उनको कुछ वोट भी मिलता। मामला वही है कि लोग चाहते हैं। लांबा की अगर मैं बात करूं, चांदनी चौक से लाके कालका जी चुनाव लड़ाने का क्या मतलब है? मैं वही कह रहा हूं कि खामखा बलि का बकरा बनाने वाली बातें हैं। मामला क्या है कि आपने टिकट बंटवारे में इतना गड़बड़ किया है कि लोगों ने आप पर यकीन करना छोड़ दिया। मैं सीधा बता रहा हूं कि कांग्रेस के 3 कोर वोटर होते थे, मुसलमान, दलित और अपर कास्ट और बनिया समूह के कुछ आबादियां। कांग्रेस अपर कास्ट से दूर हो चुकी है, मुसलमानों का यकीन खो चुकी है, दलितों ने भी ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया है। दूसरी बात कि कांग्रेस की पूरी लॉबी, पूरी स्टेट हो नेशनल हो, उस पर अपर कास्ट का कब्जा है, और अपर कास्ट वोट किसको देता है? भाजपा को। एग्जाम्पल सुनिए, राजीव शुक्ला जो चहेते हैं कांग्रेस को, उनकी बीवी तक कांग्रेस को वोट नहीं देती। आप क्या बात करते हैं? और जो मुसलमान आपके लिए लड़ने को, मरने को, बुलडोजर चलवाने को, मॉब लिंचिंग करवाने को तैयार है, उसको आप ना पार्टी में जगह दे रहे हो, ना टिकट बंटवारे में ठीक से जगह दे रहे हो। आपको क्या लगता है दिल्ली में खाली 5 सीटें हैं जहां पर मुसलमान हैं? मैं फैक्चुअल बता सकता हूं कि 14 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों को टिकट देना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। आप ही ने ये तय किया है, मुसलमानों ने अपनी खुशी से तय नहीं किया है कि हम उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां पर मुसलमान बहुल है। आपने तो यार बताइए, अबुल कलाम आजाद को भी रामपुर की सीट से चुनाव लड़वाया था। तो ये हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स की जननी असल में कांग्रेस है। आपको अगर इतना ही यकीन था कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं चलती तो अबुल कलाम आजाद को नई दिल्ली की सीट या किसी और सीट से चुनाव लड़वाते ना। पहले ही चुनाव आपने अबुल कलाम आजाद का उस सीट से लड़वाया जो मुसलमानों के लिए सेफ थी। तो आप मुसलमानों को घेटोआइजेशन की तरफ फेंक रहे हैं कि आप जाए, आप अपनी बस्तियां बनाइए, स्लम बनाइए, वहां पर रहिए, और आप 2, 4, 5 सीटों की तरफ जाइए, वहीं पर रहिए, बाकी पॉलिटिक्स हमको करने दीजिए। और वो अपर कास्ट इस पॉलिटिक्स को करना चाहता है जो अपर कास्ट वोट ही नहीं दिलवा पाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद खत्म करेंगे। एक बार एक चैनल में बैठा था, एक साहब थे, अपर कास्ट लॉबी से थे, कांग्रेस के हार्डकोर समर्थक के पत्रकार हैं। उन्होंने ये बोला लाइव सेशन में कि बताओ मुसलमानों ने यूपी में हमें वोट नहीं दिया, कैसे बात करेंगे? मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को और चाहता है कि राहुल गांधी बोले। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा चाचा ये बताइए, मुसलमानों के तो मैं आपको 10 बूथ गिनवा सकता हूं जहां पर पूरे के पूरे मोहल्ले ने कांग्रेस को वोट दिया है। आप अपनी बिरादरी का एक गांव बता दो जहां पर आधा वोट भी कांग्रेस को गया हो। मैं बता सकता हूं कि आपके घर में से आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी बीवी तक ने भाजपा को वोट दिया होगा। जो अपने घर को कन्विंस नहीं कर पाते उसको कांग्रेस ने बैठा रखा है अपनी पार्टी में और अपना चेहरा बना रखा है। कितना बनिया समूह और अपर कास्ट को इसी कांग्रेस ने दिल्ली में टिकट दिया था, कितना वोट मिला है भाई बताइए? मुसलमान चेहरों को तो फिर भी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 वोट मिला। आपके चेहरों को कितना मिला है? देवेंद्र यादव सबसे ज्यादा वोट लेकर आए हैं, वो तो ओबीसी से है ना, जिस अपर कास्ट के कंट्रोल में पूरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। कहां है उनका वोट? नहीं है। तो हकीकत कांग्रेस को इंटरनल रिफॉर्म की जरूरत है, जिसको वो बी टीम, सी टीम, ये फलाना ठिमकाना इसके ठप्पे देकर उससे बचना चाहती कि हमें रिफॉर्म करने की जरूरत ना पड़े, हमें वेव आए और लोग खुद से उठा के कहें लीजिए प्रधानमंत्री बन जाइए, लीजिए मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा नहीं चलता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, उसका नतीजा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमसे बात करने के लिए। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि लगातार मुस्लिम विधानसभाओं पर दिल्ली में ही कहा जाता है 5 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से डायरेक्ट 5 मुस्लिम विधायक जीत के आ सकते हैं। उसमें से मुस्तफाबाद की विधानसभा इस वजह से रह जाती है क्योंकि ताहिर हुसैन पे 33,000 वोट पहुंच जाते हैं और जिन अली मेहदी का जिक्र किया गया उन पे भी लगभग 11,000 के आसपास वोट है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस से लड़े उन्होंने पहले 5-5 हजार वोट जो है
वो आम आदमी पार्टी की आंधी में उन पर आए थे, लेकिन इस बार वो तमाम वोट जो है वो 10,000 प्लस हुआ और उसी की वजह से जो है 4% से बढ़कर कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो 8% हुआ है। और दूसरी तरफ जो बात कही जा रही थी कि मुस्लिम इलाकों में अरविंद केजरीवाल नहीं गए हैं, कोई कैंपेनिंग नहीं की है, वोट नहीं मांगा है, लेकिन बावजूद इसके भी लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। अमानतुल्लाह खान साहब का जो मार्जिन है, जो 71,000 का मार्जिन था, वो 23,000 पर आके भले ही रुक गया है, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये है कि वो ओखला से तीसरी बार विधायक बन चुके हैं। अब क्योंकि इमरान भाई ने जैसा जिक्र किया कि हो सकता है ओखला में अगर उन पर ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि बीजेपी अगर उनको टारगेट करेगी तो बाइपोल यहां पर हो सकता है, क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई करने की बहुत सारी बातें, बैड कैरेक्टर उनको कहा गया है, और उनको बैड कैरेक्टर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मुसलमानों की लगातार आवाज उठाते हैं। अब तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। जो डर एक विधायक की सीट पे दिखाया जा रहा था, वो पूरा डर कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली पे मुसल्लत हो गया है। और बहुत सारी बातें आपने इसको लेकर मीम जो है वो तैयार हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं, तो तमाम चीजें आपने देख ली होंगी। अब ये डर जो है, ये बहुत बड़ा डर या तो मान के बैठ जाइए या फिर ये देख लीजिए कि दिल्ली में जो कुछ बीजेपी का जो सीएम बनेंगे, जो भी सीएम बनेंगे, केंद्र और दिल्ली में सरकार होने के बाद जो है अब दिल्ली जो है वो विकास की ऐसी पटरी पर दौड़ेगी जो अब तक 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार भले ही रही हो, उसके बाद एक 27 साल बाद जो बीजेपी ने वापसी करी है, अब यहां के लोगों को वो डेवलपमेंट का मामला, वो विकास का मामला कितना रहेगा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि रोहिंग्या के जो लोग यहां पर आके रहे हैं, बांग्लादेशी लोग जो यहां पर आके रह रहे हैं, बाहर के लोग जो यहां पर अनऑथोराइज कॉलोनियां जितनी भी हैं, उनका हाल क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। 5 साल है, 5 साल तक बीजेपी इस पूरे जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें किस तरह से जो है सरकार चलाती है, ये एक बड़ा सवाल है।